Hello, dear students. Welcome to my history class. Today we will start chapter 3 of class 12th Kinship, Caste, and Class. And the timeline is same as second chapter 600 BCE to 600 CE. So, in previous chapter, we read about the kings, farmers, kingdoms, and in this chapter, we will read about the kinship, relatives, family, and their caste and class. Class means the social differences. So, let us start. In the previous chapter, we saw that there were several changes in economic and political life between 600 BCE to 600 CE. As we read in second chapter कि बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस मीन्स न्यू किंगडम्स, एम्पायर्स, बेसिकली जो हमारी डायनेस्टीज थी, एवरीथिंग वी रेड इन second chapter. So, in this chapter, some of these changes influenced societies. So, in this chapter, we will read about the societies, the changes in the social life of the people. So, लोगों की जो social life में, societies में जो changes होते हैं, वो हम read करेंगे. Influenced societies as well. For instance, the extension of agriculture into forested areas transformed the lives of forest dwellers. So in previous chapter we read कि किस तरह से डेवलपमेंट होती है, प्लांटेशंस, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट्स जो है वो इंक्रीज होती हैं, ट्रेडिंग होती है, तो उन सब का इन्फ्लुएंस होता है फॉरेस्ट एरिया में. जो फॉरेस्टेड एरियाज थे वहाँ पे जो एग्रीकल्चर स्टार्ट होती है, न्यू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो स्टार्ट होती है, उसकी वजह से फॉरेस्ट ड्वेलर, जो जंगल में रहने वाले जो फॉरेस्टर जो थे, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है. क्राफ्ट स्पेशलिस्ट ऑफन एमर्ज्ड एज डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप. जो क्राफ्ट प्रोडक्शन करने वाले थे, क्राफ्ट स्पेशलिस्ट जो थे, वो अपने एक डिफरेंट, एक स्पेशल, एक अलग सोशल ग्रुप वो एमर्ज कर लेते हैं. लाइक अगर हम एग्जाम्पल लें, लाइक जो सोने का काम करने वाले, ज्वेलरी वगैरह बनाने वाले सुनार बन जाते हैं, लोहे का काम करने वाले लोहार होते हैं, तो ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर, ये सारे जो जिसके भी जो क्राफ्ट प्रोडक्शन थे ना, उसके अकॉर्डिंग उनका क्या हो जाता है, सोशल ग्रुप बन जाता है. द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शार्पेंड सोशल डिफरेंसेस. सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किसी के पास अब ये जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, लोगों की सोसाइटीज़ जो न्यू सोसाइटीज़ इमर्ज हो रही हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन, तो वो जो सोशल ग्रुप्स बन रहे हैं उनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था वेल्थ का, प्रॉपर्टी का, पैसे का, मनी का, जिसकी वजह से सोशल डिफरेंसेस बन जाते हैं. मीन्स कुछ अपर कास्ट में आ जाते हैं लोग, कुछ लोअर कास्ट में. और इन डिटेल वी विल रीड इन दिस चैप्टर कि किस तरह से ऑक्यूपेशन के बेस पे कैटेगरीज बन जाती हैं, कास्ट बन जाती हैं. लाइक जो जिसने जो ऑक्यूपेशन, सिमिलरली अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, वो क्या बन जाती हैं, कास्ट बन जाती हैं. अर्लियर इट वाज ओनली देयर ऑक्यूपेशन. लाइक जो बार्बर थे वो जस्ट उनकी स्किल थी, बट आफ्टर सम टाइम वो क्या बन गई, उनकी कास्ट बन गई. सो किस तरह से ये न्यू सोशल ग्रुप एमर्ज होते हैं, एवरीथिंग वी विल रीड इन दिस चैप्टर. Historians often use textual traditions to understand these processes. सो सारी सोसाइटी और सोसाइटी में जितने चेंजेस होते हैं, इन सारी प्रोसेसेस को समझने के लिए हिस्टोरियन टेक्सचुअल, जो जितना भी हमारे पास जो भी ट्रेडिशनल टेक्स्ट हैं उन सब की स्टडी करते हैं. सम टेक्स्ट टू ले डाउन नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर. कुछ सोशल बिहेवियर से रिलेटेड थे. Others described and occasionally comment on a wide range of social situations and practices. So कुछ क्या थे जो सोशल, किस तरह की सोशल सिचुएशन थी, कौन कौन सी वो प्रैक्टिसेस करते थे, किस तरह क्या ऑक्यूपेशन थी, कौन अपर कास्ट में आता था, किसको लोअर कास्ट में कंसिडर किया जाता था, एवरीथिंग. We can also catch a glimpse of some social actors from inscriptions. Definitely हमें कुछ
एक्टर्स की, कुछ हीरोज़ की, कुछ मेन प्लेयर जो थे इस कहानी के, उन सबको, ये जो हमारी इंस्क्रिप्शंस हैं या जितने भी जो रिटन टेक्स्ट है उसमें मेन प्लेयर कौन थे, मेन रोल किसका था, मेन कैरेक्टर किसका था, तो वो कुछ झलकियाँ हमें वहाँ से मिलती हैं। एज वी विल सी ईच टेक्स्ट, अब हमें पता है जो भी टेक्स्ट है या फिर इंस्क्रिप्शन है वो किसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है, किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए। Each text and inscription was written from the perspective of specific social categories. किसी specific social categories के लिए लिखे जाते थे. So we need to keep in mind who composed what and for whom. तो हमें ये सब समझना होगा कि किसने इसे कंपोज किया, किसके लिए, और क्या उसमें है। लाइक हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि जितने भी जो हमारे पिलर्स वगैरह पे या जो भी किंग्स थे, जो डायनेस्टीज़ थी, जो रूलर्स थे, उन्होंने जो भी राइटिंग्स, जो भी रिटन मटेरियल जो भी उनका था वो ऑलमोस्ट किस पे बेस्ड था, किंग की डीड्स के, उसकी अचीवमेंट्स के लिए, उसकी प्रेज से रिगार्डिंग, उसकी प्रेज करने के लिए, उन्हीं के लिए सारा कुछ होता था। तो सिमिलरली हमें ये सब देखना होगा कि कोई भी टेक्स्ट जो है वो किससे रिलेटेड है। वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर द लैंग्वेज यूज्ड एंड द वेज इन विच द टेक्स्ट सर्कुलेटेड। तो हमें ये भी देखना है कि कौन सी लैंग्वेज यूज हुई एंड किस तरह से वो टेक्स्ट जो है वो सर्कुलेट हुआ। यूज्ड केयरफुली, टेक्स्ट अलाउ अस टू पीस टुगेदर एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस दैट शेप्ड सोशल हिस्ट्रीज। तो उन सबको बहुत अच्छे से ध्यान से यूज़ करें, और जो भी टेक्स्ट हैं उन सबको एक साथ मिला के, एक साथ रख के, उन सबको ध्यान में रख के हमें ये पता चलता है कि किस तरह की सोशल हिस्ट्री थी, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी। इन फोकसिंग ऑन द महाभारत, सो वी विल लुक सम ऑफ द ग्लिम्पसेस ऑफ महाभारत इन दिस चैप्टर। तो महाभारत की अगर हम बात करें, महाभारत पे जब फोकस करें, a colossal epic running in its present form into over 1 lakh verses with depictions on a wide range of social categories and situations. So एक ऐसी महान, एक बहुत बड़ी एपिक जो आज भी मोर देन 1 लाख वर्सेस में सोशल कैटेगरीज और सिचुएशंस में इनकी डिपिक्शन की गई है। वी ड्रॉ ऑन वन ऑफ द रिचेस्ट टेक्स्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब अगर हम महाभारत की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट का सबसे रिचेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे महान जिसको कहते हैं ना, वो विशाल टेक्स्ट की बात हम कर रहे हैं। इट वॉज कंपोज ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 1000 ईयर्स। तो कितने साल, कितना टाइम पीरियड इसमें इंक्लूडेड है, कितने साल का पीरियड इसमें लिया गया है, नियर अबाउट 1000 ईयर, 500 BCE onwards. And some of the stories it contains may have been in circulation even earlier. कुछ स्टोरीज जो इसमें महाभारत में हैं वो इससे पहले की भी हैं, जो पहले ही सर्कुलेशन में थी। सर्कुलेशन मीन्स नॉट रिटन, नॉट इन रिटन, दे वर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसमिटेड जनरेशन टू जनरेशन ओरली। तो ये ऐसी स्टोरीज थी जो ओरली ट्रांसमिट होती थी। द सेंट्रल इट कंटेन्स मे हैव बीन इन सर्कुलेशन इवन अर्लियर, तो उससे पहले भी थी। द टेक्स्ट ऑल्सो कंटेन्स सेक्शंस। द सेंट्रल स्टोरी इज अबाउट 2 sets ऑफ वेयरिंग कजन्स। सो दो वॉरिंग कजन्स थे। जो मेन स्टोरी है इसकी, जो सेंट्रल स्टोरी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके इर्द गिर्द घूमती है, किसकी, कौन मेन कैरेक्टर है इसमें, 2 जानी दुश्मन कज़न। कौन से थे वो? 2 सेट ऑफ पांडव एंड कौरव। सबको पता है ये कौरवों और पांडवों की कहानी के ऊपर बेस्ड है पूरी की पूरी महाभारत। The text also contains sections laying down norms of behavior for various social groups. So अलग अलग बिहेवियर की बात है, एक दूसरे जो सोशल ग्रुप्स हैं, मीन्स अपर कास्ट का लोअर कास्ट के लिए कैसा है, किस तरह से सोसाइटी जो है वो ग्रुप्स में डिवाइडेड थी,
बिहेवियर के बारे में भी इसी टेक्स्ट में दिया गया है। ओकेजनली दो नॉट ऑलवेज द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स सीम टू फॉलो दीज नॉर्म्स, हमेशा तो नहीं बट मोस्टली जो प्रिंसिपल जो मेन कैरेक्टर हैं वो इन सारी नॉर्म्स को, इन सारी जो भी सोशल नॉर्म्स थी उन सबको फॉलो कर रहे होते हैं। व्हाट डज कन्फर्मिटी विद नॉर्म्स एंड डेविएशन फ्रॉम देम सिग्निफाई, तो हम देखते हैं कि इससे क्या, इन नॉर्म से क्या कन्फर्म होता है, क्या कन्फर्मिटी मिलती है और क्या हमें ये सिग्निफाई करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ये बताते हैं। एवरीथिंग वी विल रीड, वी विल नो इन दिस चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारता। सो महाभारता के जो एडिशन हैं वो किस तरह प्रिपेयर हुए, किस तरह से उनको प्रिपेयर किया गया, ये कहानी हम इसमें पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स ऑफ स्कॉलरशिप began in 1919 under the leadership of a noted Indian Sanskritist V.S. सुक्तंकर। तो V.S. सुक्तंकर जो थे उनकी लीडरशिप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1919 में। A team comprising dozens of scholars initiated the task of preparing a critical edition of the Mahabharata। तो डजन्स स्कॉलर जो थे वो इस टास्क पे लगे हुए थे महाभारता के एक प्रॉपर एक क्रिटिकल एडिशन को बनाने के लिए। मीन्स जो हमारे पुराने एडिशन थे उन सारे एडिशंस में से रियलिटी निकालने के लिए सबकी स्टडी की, और उसके बाद बहुत सारे एडिशन जो थे वो कुछ संस्कृत लैंग्वेज में थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया था। सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग एडिशंस थे, उन सब की स्टडी की गई और उन सब में जितनी सिमिलैरिटीज़ थी उन सिमिलैरिटीज़ के साथ एक महाभारत जो है उसका एक न्यू एडिशन प्रिपेयर किया। What exactly did this involve? क्या क्या था इसमें? Initially it meant collecting Sanskrit manuscript of the text written in a variety of scripts from different parts of the country। तो बहुत सारी जो संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स थे उन सबको कलेक्ट किया और अलग अलग स्क्रिप्ट्स जिसमें यूज़ की थी जो अलग अलग पार्ट्स में थी कंट्री के, उन सबको कलेक्ट करके और फिर उनको स्टडी किया एंड उनको कंपेयर किया। The team worked out a method of comparing verses from each manuscript। तो उनका यही वर्क था, इसी मेथड को उन्होंने यूज़ किया कंपेयर करने का। Ultimately, they selected the verses that appeared common to most versions and published these in several volumes, running into over 13,000 pages। तो लास्ट में उन्होंने कौन से जो वर्सेस थे, कौन से श्लोक वगैरह थे जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया जो कॉमन थे। एक ही बुक है, एक ही कहानी है, एक ही स्टोरी को अलग अलग पार्ट में अलग अलग लैंग्वेजेस में स्क्रिप्ट्स में लिखा गया था। उनमें कुछ वेरिएशंस थे, कुछ श्लोक जो थे वो चेंज थे, कुछ उनकी कहानी में कुछ बातें जो थी वो डिफरेंट थी, तो उनमें जो और कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी। सो सिमिलैरिटीज़ को निकाला और उसको मिला के फिर एक जो है वो बाद में एक फाइनल एडिशन प्रिपेयर किया महाभारत का। और उस एडिशन के कितने पेजेस थे? बहुत सारी वॉल्यूम्स बनी एंड पेजेस कितने थे? ओवर 13,000 पेजेस, 13,000 से भी ज़्यादा पेजेस थे। द प्रोजेक्ट टुक 47 ईयर्स टू कंप्लीट। मीन्स 1919 में वो लगे थे, उसके बाद 47 ईयर्स तक इसी प्रोजेक्ट पे लगे रहे। अलग अलग टेक्स्ट को उन्होंने डीपली स्टडी किया, उनके श्लोकों को, उनके वर्सेस जो थे उन सबको डीपली कंपेयर किया और फिर सिमिलर जो थे उन सब के को कंसीडर किया। टू थिंग्स बिकेम अपेरेंट। मेन क्या थी जो चीज़ें थी? देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन्स ऑफ द स्टोरी। तो बहुत सारी क्या थे? कॉमन एलिमेंट थे, बहुत सारे एलिमेंट जो थे वो कॉमन थे, सेम थे। एविडेंट इन मैन्युस्क्रिप्ट्स फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो जहाँ भी जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट थी, जितनी भी कहानियाँ थी इससे रिलेटेड, उन सब में बहुत सारे जो एलिमेंट थे वो सेम थे।
फ्रॉम कश्मीर एंड नेपाल इन द नॉर्थ टू केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ। कश्मीर एंड नेपाल, सो यहाँ पे सिर्फ इंडिया कंट्री की बात नहीं हो रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। सब कॉन्टिनेंट, उस टाइम पे हमारा इंडिया जो था वो इस तरह बाउंड्रीज नहीं थी, ये जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट इसी सब कॉन्टिनेंट का पार्ट थी। सो एंड नॉर्थ में केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ। Also evident were enormous regional variations in the way in which the text had been transmitted over the centuries। तो ये भी बहुत सारे वेरिएशंस थी जो रीजनल वेरिएशन थी, रीजनल एरिया टू एरिया जो चेंजेस हो जाते हैं, या फिर एक और रीज़न होता है वेरिएशन का। जनरेशन टू जनरेशन जब कहानियाँ ट्रांसमिट होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन हो जाता है, कुछ मिस हो जाता है, कुछ कहानी जो है वो डिफरेंट वे में दूसरों के पास पहुंचती है, तो कहानी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो ये वेरिएशंस थी। दीज वेरिएशंस वर डॉक्यूमेंटेड इन फुटनोट्स एंड अपेंडिसेस टू द मेन टेक्स्ट। तो ये जो वेरिएशन थी इनको फुटनोट्स या तो नीचे जो भी कहानी थी उसके एंड में उसके जितने भी जो फुट नोट जो नीचे होता है पेज का वहाँ पे, या अपेंडिसेस जो स्टार्टिंग में होती है वहाँ पे उनको लिखा गया। टेकन टुगेदर मोर देन हाफ द 13,000 पेजेस आर डिवोटेड टू दीज वेरिएशंस। तो अगर जब उनको हम एक साथ देखते हैं तो उनमें से 13,000 में से आधे से भी ज़्यादा जो थे वो इन वेरिएशंस के साथ थे, इन चेंजेस के साथ थे, जो दोनों में ये जो डिफरेंसेस थे इनके साथ थे। इन अ सेंस दीज वेरिएशंस आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द कम्प्लेक्स प्रोसेसेस दैट शेप्ड अर्ली एंड लेटर सोशल हिस्ट्रीज। तो ये जो वेरिएशन थी इसमें कई सारी प्रोसेस थी, कई सारी प्रोसेस जो है वो रिफ्लेक्ट करती थी क्या, जिससे अर्ली और लेटर सोशल हिस्ट्रीज, जो अर्ली जो पहले वाली सोशल हिस्ट्री थी और जो लेटर जो बाद वाली सोशल हिस्ट्री थी उसमें चेंजेस दिखते हैं। तो डायलॉग्स बिटवीन डोमिनेंट ट्रेडिशंस एंड रेजिलियंट लोकल आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस। तो अगर हम डायलॉग्स की बात करें, जो बातें जो बोली गई, जो एक दूसरे को ट्रांसमिट किया गया, तो वो क्या थी, एक तो डोमिनेंट ट्रेडिशन मीन्स जो उस टाइम पे ट्रेडिशन है जिसमें ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं, उस ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उन कहानियों को आगे ट्रांसमिट किया। कुछ लोकल आइडियाज़ उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, लाइक जो कहानी है, कभी भी हम देखेंगे अगर मूवीज़ की बात करें, पुरानी हमारी जो मूवीज़ थी उसमें कुछ अलग तरह के कैरेक्टर्स होते थे, मूवीज़ की कहानी भी डिफरेंट होती थी। आज की अगर हम मूवीज़ देखेंगे उनमें आज की टेक्नोलॉजी हमें दिखेगी। तो ये जनरेशन, ये जो टाइम का जो गैप होता है उसमें जो चेंजेस आते हैं, जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस उनमें दिखेंगे, उन कहानियों में दिखेंगे, उनकी जो लोकल आइडियाज़ जो हैं वो उसमें दिखेंगे। एंड प्रैक्टिसेस, दीज डायलॉग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज कंसेंसस। तो ये जो डायलॉग्स हैं उनमें कहीं जगह तो कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं, कहीं उनके कंसेंसस एग्रीमेंट्स दिख रहे हैं, मिले जुले लग रहे हैं। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रोसेसेस इज derived primarily from text written in संस्कृत by and for ब्राह्मणास। सो मेन जो हैं प्राइमरीली ये जो जितनी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो कौन से टेक्स्ट हैं, किसने लिखे हैं, संस्कृत में लिखे हैं। किसने, ब्राह्मणों ने, और किसके लिए, ब्राह्मणास के लिए ही, ब्राह्मणास नहीं लिखे हैं, ब्राह्मणास के लिए ही लिखे हैं। When issues of social history were explored for the first time by historians in the 19th and 20th centuries, they tended to take these texts as फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू उन्होंने इन टेक्स्ट को सबसे मेन रखा, सबसे ज़्यादा इन टेक्स्ट के ऊपर फोकस किया जब उन्होंने 20th और 19th सेंचुरी में जब सोशल हिस्ट्री के बारे में जानना चाहा, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने स्ट्रोंगेस्ट, अगर मेन ज़्यादा मैच अगर हम कहें तो वो किसके थे, इन्हीं राइटिंग्स की,
संस्कृत में, जो ब्राह्मणास ने लिखी थी ब्राह्मणास के लिए. बिलीविंग दैट एवरीथिंग दैट वॉज लेड डाउन इन दीज टेक्स्ट वॉज एक्चुअली प्रैक्टाइज्ड. ये माना जाता था कि जो इन टेक्स्ट में लिखा है वो सच में प्रैक्टिस में था. Subsequently, scholars began studying other traditions from works in Pali, Prakrit and Tamil. So, उसी टाइम पे या कुछ स्कॉलर्स जो थे वो स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरे ट्रेडिशंस को, जो कौन सी लैंग्वेजेस में थे, पाली, प्राकृत और तमिल में. अब इनकी स्टडी करने के बाद इनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं. संस्कृत के जो वर्सेस, जो भी टेक्स्ट थे, उनमें डिफरेंट सोशल नॉर्म्स के बारे में जिक्र किया है, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में बात हुई है. और ये जो अदर टेक्स्ट थे उनमें डिफरेंट सोसाइटी के बारे में बात हो रही है. दीज स्टडीज इंडिकेटेड दैट द आइडियाज कंटेन्ड इन नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट वर ऑन द होल रिकॉग्नाइज्ड एज ऑथोरिटेटिव. तो ये सारा कुछ ये स्टडीज़ करने के बाद ये लग रहा है कि जो इन टेक्स्ट में, जो संस्कृत टेक्स्ट में जो भी है वो सब रिलायबल है, सही है, करेक्ट है. लेकिन जो अदर हिस्टोरियंस थे जिन्होंने अदर स्टडीज़, अदर लैंग्वेजेस की स्टडी की, उन्होंने क्या कहा, दे वर ऑल्सो क्वेश्चन एंड ओकेजनली इवन रिजेक्टेड. वो इस पे क्वेश्चन मार्क भी लगाते थे एंड उसे कई बार रिजेक्ट भी कर देते थे कि ऐसा नहीं हुआ था, ये नहीं था, ये इट वॉज नॉट ट्रू. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड एज वी एग्जामिन हाउ हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट सोशल हिस्ट्रीज. सो हमें ये भी देखना है कि हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया है, इन सोशल हिस्ट्रीज को कंपेयर करके किया है या किसी एक ही वर्सेस, किसी एक ही टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है. सपोज क्या होता है, लाइक अगर हम एक ही टेक्स्ट की बात करें तो उसमें उस पर्टिकुलर एरिया के रीजनल डिफरेंसेस आ जाते हैं, लोगों के आइडियाज़ उसमें इंक्लूडेड होते हैं और उस टाइम की ट्रेडिशन जो है उनका उस पर इन्फ्लुएंस होता है. देखो ट्रेडिशन क्या है, एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन अगर हम बात करें तो ट्रेडिशन जो है वो चेंज हो जाते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं. तो ये सारे डिफरेंसेस मैटर करते हैं. अगर हम ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमें जितने भी टेक्स्ट हैं उन सबको कंपेयर करने के बाद जो हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट होती है उसे कंसिडर करना बेटर रहेगा हमारे लिए. बट हिस्टोरियन किस तरह से उसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, it depends on them. So next video we will start with next topic. Now have a nice day to everyone.